हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर नंबर 9 है, जो कि है खुशहाल गांव और समृद्ध नगर, समृद्ध शहर। तो ये चैप्टर है और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि तमिल साहित्य के बारे में, संगम साहित्य जो है, और सिक्कों के बारे में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिनको हम इसमें देखेंगे। तो अब तक 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों ने पूरा इतिहास का क्रम, कैसे इतिहास आगे बढ़ा, ये देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। तो इसके बाद जो है 3 चैप्टर और बचेंगे, और फिर आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी बुक शुरू स्टार्ट की जाए, मतलब 7th क्लास की एनसीईआरटी या फिर ज्योग्राफी शुरू की जाए। ऑल राइट। और बाकी सारे जो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू किया जाए। लोहे के औजार और खेती। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उनको चाहे तो आप नोट कर लें या उनको याद रखें। जैसे ये याद रखने वाली चीज़ है कि इस उपमहाद्वीप में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में, लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। आज से 3000 साल पहले महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये किस में मिले हैं लोहे के औजार? महापाषाण कब्रों में। इनके बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, कि महापाषाण कब्रों के बारे में। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो कुल्हाड़ियाँ और हल के अंदर जो फाल लगाया जाता है, अब वो लोहे का प्राप्त हुआ है। इनका प्रयोग हुआ है करीब 2500 वर्ष पहले। अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो पहले लकड़ी का फाल हुआ करता था, लेकिन जब लोहे का हो गया तो उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि वो अधिक गहराई तक और अच्छी तरीके से जुताई की जा सकती थी उससे। ओके, इसके बाद है यहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे सिंचाई पहला है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है औजारों की सूची में। इन चित्रों के जो नाम हैं, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़सी, लोहे की, ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका ओके, कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, बस आप देख लीजिए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। मतलब समृद्ध गांव होना ज़रूरी था। जब तक समृद्ध गांव नहीं होते तो कैसे वे टैक्स देते, कैसे राज शासन कैसे चलता है उस राज्य का। तो इसलिए समृद्ध गांव होना ज़रूरी था। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, जो अध्याय 6 में देखा था, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जलाशय यानी तालाब। इस चार्ट में आप सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, लोगों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये कुछ है ऐसे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको पढ़ते हैं। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप, तो जब भी इस उपमहाद्वीप की बात हो तो इसका मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्रों में भूस्वामियों को वेल्लला क्या कहते थे? वेल्लला। ये शब्द आप याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लला। साधारण हलवाहों को उड़वार उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और अदिमई कहलाते थे। तो भूमिहीन मजदूर और दास, कैडिसियार और अदिमई कहलाते थे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं या फिर नोट कर लेने हैं। इसके बाद है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर। तो देश के उत्तरी हिस्से में जो गांव का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे, यानी ग्राम भोजक के पद पर कई पीढ़ियों के लोग बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। आनुवंशिक मतलब कि अगर कोई बना है तो बाद में उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे
जो है ग्राम भोजक के पद पर लोग होते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, और ये पद जो है मतलब ग्राम भोजक का पद ये उसको दिया उसके पास होता था जो जिसके पास सबसे अधिक भूमि होती थी गांव में। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। यानी जो गांव का टैक्स होता था वो भी यही ग्राम भोजक ही वसूलते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो देखिए ये फैक्ट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं कि ग्राम भोजक, अब यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा कि ग्राम भोजक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर कथन वहाँ पे दिए गए हैं। कथन एक कि यह गांव का सबसे सर्वाधिक भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे अधिक भूमि होती थी उसके पास ये पद होता था। दूसरा लिख देंगे कि यह पद आनुवांशिक होता था। ठीक है, या एक और भी कुछ लिख देंगे कि इसके पास अ, न्याय न्याय करने का काम था लेकिन पुलिस का नहीं था, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को बहुत इस तरीके से पढ़ें कि कैसे भी यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या फिर एसएससी वगैरह में क्वेश्चन बनाया जाए। एसएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ओके जैसे भी है तो अच्छी तरीके से समझ के पढ़ते रहें। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो दूसरे ग्राम भोजक के अलावा भी दूसरे पद होते थे जो स्वतंत्र कृषक, मतलब जिनके पास अपनी भूमि होती थी, अपने आप खेती करते होंगे, उनको गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश लोगों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। अब है यहाँ पे कॉलम में बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिल गया और ये एसएससी में भी या कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा या संगम साहित्य कहाँ की कौन सी रचनाएं हैं, तो तमिल रचनाएं, प्राचीनतम तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो बस आप ये याद रखिए। और इसकी रचना कब हुई थी? लगभग 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। मतलब गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। आपने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो एक निर्धन की चतुराई, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी नहीं है। ये कहानी हमारे एग्ज़ाम के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गाँवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों द्वारा सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। दिल्ली में मिला वलय कूप। वलय का मतलब होता है छल्ले का आकार का, ठीक है, और कूप का मतलब होता है कुआं। तो यहाँ पे लिखा हुआ वलय कूप। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है? तो हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले अध्याय में। और नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये थोड़ा सा याद रखिए। जीवन का एक दृश्य है। आप अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनी हुई सांची के स्तूप की बात की जा रही है। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि आपने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि आप ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। तो ये वलयकूप अक्सर लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं।
संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। तो प्रश्न यहाँ पे भरूच ढूंढो, उसके द्वारा वर्णन को पढ़ो। तो पहले यहाँ पे देख लेते क्या है बेरीगाजा, ये किसे कहते हैं? भरूच का यूनानी नाम। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भरूच का यूनानी नाम क्या था? बेरीगाजा। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा प्रयुक्त कुशल तथा अनुभवी स्थानीय मछुआरों आरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये चीज़ें मंगाई जाती थी दूसरे देशों से। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ओके, अब सिक्कों के बारे में जानते हैं। प्रश्न 90, ये प्रश्न नंबर 92 है। प्रश्न 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे, याद रखिएगा, जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। आहत का मतलब ठप्पा लगाने से, ठीक है, उस पर ठप्पा लगा के उसको बना दिया जाता था, इसलिए उसको आहत मतलब चोट पहुंचाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या इसका मतलब है। उसके बाद विनिमय के अन्य साधन में, विनिमय मतलब, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। जैसे पहले जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी और बाद में मुद्रा का चलन हो गया, कि पहले लोग एक सामान को लेने के लिए दूसरे सामान दे दिया करते थे। अगर किसी को गेहूँ चाहिए तो उसके बदले वो चावल दे दिया करता था या कोई दूसरी चीज़ें वस्तुएं दे दिया करता था। और फिर बाद में विनिमय की प्रणाली बदल गई। अब इस समय क्या होता है, हम बाज़ार जाते हैं, अगर कुछ भी चाहिए तो हम मुद्रा देते हैं, पैसे देते हैं उसको, कोई वस्तु नहीं देते हैं। ओके, तो विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। तो यहाँ पे कविता लिखी गई है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। प्रश्न नंबर 113, तो वो हम आगे देखेंगे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के। अब देखिए मथुरा के बारे में कहा गया, तो मथुरा कभी कभी वहाँ की जो कला है, वहाँ की मूर्तिकला के बारे में पूछा जा सकता है। तो सब चीज़ें, जो कुछ भी, ये मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको पढ़ते चलें, देखते चलें साथ साथ कि और भी क्या क्या चीज़ें थी मथुरा में, या जहाँ के भी बारे में बताया जा रहा है। तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो एक लाइन तो हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है, कि एक महत्वपूर्ण नगर रहा है 2500 साल से भी ज़्यादा समय पहले से, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, यानी मूर्तियों का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था ये मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाएगा। मथुरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, लगभग लिख देंगे लगभग 3000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी, तो वो कथन गलत हो जाएगा। या अगर लिख देंगे कि मथुरा जो है लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी थी, तो उसको आप सही कर दीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठा ली जाती है, लाइन की लाइन उठा ली जाती है। ओके, इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आगे बढ़ते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं।
इसके बाद है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र किन्हें कहा जाता है? मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन जो वहाँ पे पाए गए हैं। ओके, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है, इसीलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो कपड़ों के बारे में सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे? वाराणसी और मदुरै, जो कि दक्षिण में है, वाराणसी उत्तर में। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी किसे कहते थे? जो शिल्पकार और व्यापारियों के संघ होते थे उसे ही श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। इसके बाद है सूत कातने और बुनने के नियम। तो यहाँ पे क्या है? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था, ये पुस्तक लिखी थी। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, ऊन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। पारिश्रमिक यानी उनको वेतन देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब बहुत जल्दी सुबह, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सूत कातने और बुनने के नियम थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो बड़ी सख्त सज़ा थी। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू के बारे में। मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 113 जो हम देखेंगे। अरिकामेडू जो कि पुदुचेरी में है। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। तो क्या था? एक पत्तन था, यानी बंदरगाह था, जहाँ पर पानी के जहाज आकर, पानी की नौकाएं आकर रुकती थी। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं यहाँ पर। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु ये वहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो प्रारंभ में तमिल भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी।
ओके, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब अन्य जगह के बारे में, हमारे देश के अलावा। मानचित्र 6 प्रश्न नंबर 84 में रोम को ढूंढो, जो कि हम देख चुके थे पिछले अध्याय में। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में है। आप जानते हैं रोम जो है वो इटली में है, इटली की राजधानी है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, और गंगा के मैदान के शहर लगभग 2500 साल पहले बसे थे। ये हमने अध्याय दूसरे या तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक आगस्टक ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। आगस्टक और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। आगस्टक ने बड़े बड़े रंगमंडल, तो एम्पी थिएटर, रंगमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एम्पी थिएटर, बनवाए। चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। अब यहाँ पे उपयोगी शब्द जो कि आज हमने इसमें चैप्टर में देखे, और यहाँ पर कुछ तिथियाँ दी गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर और आहा सिक्कों का समय क्या है? 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। अरिकामेडू का पत्तन करीब 2200 से 1900 साल पहले। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।